अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम ओएस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि डैम ऑसिलेशन क्या होता है और ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और इसकी कुछ डिटेल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि डैम ऑसिलेशन किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। अच्छा देखिए, डैम ऑसिलेशन को समझने से पहले आप ये जो डैम ऑसिलेशन लिखा हुआ है ना, इसकी मीनिंग समझें कि ये असल में है क्या। देखिए, डैम का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, किसी भी चीज को कम करना या किसी भी चीज के अंदर कमी लेकर आना, वो क्या कहलाता है? आपका डैम। और ऑसिलेशन तो हमने देखा हुआ है कि ऑसिलेशन क्या है? वाइब्रेशन है, या तो फिर टू एंड फ्रो मोशन है, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ऑसिलेशन ही हम इससे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उसके अंदर हम तकरीबन ऑसिलेशन को ही डिफाइन कर रहे थे। तो डैम ऑसिलेशन का कंप्लीट मीनिंग क्या है कि वाइब्रेशन के अंदर या टू एंड फ्रो मोशन के अंदर या ऑसिलेटरी मोशन के अंदर या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कमी लेकर आना, उससे डिक्रीज करना, वो हमें क्या कहलाता है, या उसकी कंप्लीट मीनिंग क्या कहलाती है? डैम ऑसिलेशन। अब ये डैम ऑसिलेशन होता किस तरीके से? अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन सी वाइब्रेटरी मोशन अपने इस चैप्टर के अंदर देखी है। सबसे पहले हमने देखी थी कि एक स्प्रिंग की जो मोशन होती है वो भी आपके पास कौन सी मोशन कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था सिंपल पेंडुलम की मोशन। जो सिंपल पेंडुलम की मोशन थी वो भी क्या थी? हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन थी। क्यों? क्योंकि वो टू एंड फ्रो इस तरह मूव कर रहा था, या फिर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा था, या अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा था। और लास्ट हमने देखी थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। हमने देखा था कि एक बाउल के अंदर हमने बॉल रखी हुई है। जब हम उस बॉल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या कर रही थी? टू एंड फ्रॉम अपनी फिक्स पोजीशन या अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रही थी? वो मूव कर रही थी। तो ये तमाम हमने किसके अंदर देखी थी? सब जो तीनों एग्जांपल मैंने दी है ये क्या है? ऑसिलेशन है। अब डैम ऑसिलेशन किस तरीके से हम इसे कहते हैं? देखिए, एक सिंपल पेंडुलम की हम एग्जांपल लेते हैं कि जब भी सिंपल पेंडुलम इस तरह मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के बाद या कुछ मूवमेंट के बाद या कुछ मोशन करने के बाद या कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। जब यहां से उसने इस तरह मूव करना स्टार्ट किया तो मूव करते करते वो क्या होगा? कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। अब उसकी रुकने की वजह क्या है? देखिए, अब कोई ऐसी फोर्स है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो उसकी मोशन में कमी ला रही है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, या उसे जो रोक रही है फोर्स, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज को मूवमेंट करने में रुकावट पैदा करती है या उसे रोकने की कोशिश करती है। तो डैम ऑसिलेशन यही था कि कोई भी वाइब्रेटरी मोशन को रुकावट पैदा हो बीच में, या उसे रोका जाए या उसकी मोशन को कम किया जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? डैम ऑसिलेशन कहलाता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है इस पेंडुलम के बीच में क्या है? एयर मौजूद है। तो एयर एक फ्रैक्शन है। तो जब ये पेंडुलम मूव करेगा तो कुछ टाइम बाद मूव करने के बाद एयर, जाहिर सी बात है, हल्का हल्का प्रेशर लगा रही होगी, और वो एयर की फ्रैक्शन की वजह से कुछ टाइम बाद मूव करने के बाद रुक जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी एक सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन या फिर उस सिस्टम की ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। कि रेजिस्टिव फोर्स का यहां पर मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का यहां मतलब है कि फ्रिक्शन, कि ऐसी रेजिस्टिव फोर्स जो ऑसिलेशन मोशन उसके बीच में परफॉर्म हो रही हो। ऑसिलेशन मोशन का या वाइब्रेटरी मोशन का मूव करना इन द प्रेजेंस ऑफ सम फ्रिक्शन या सम रेजिस्टिव फोर्सेस।
तो वो आपकी क्या कहलाती है, डैम्प मोशन कहलाती है। अब देखें यहाँ पर ये बॉल एंड बाउल सिस्टम था, अब जाहिर सी बात है ये भी आपके पास इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो इसके बीच में भी क्या है, फ्रिक्शन है, कोई ना कोई चीज इसे क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, मतलब एयर ही है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है, तो एयर एक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की मौजूदगी में ये क्या कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डैम्प ऑसिलेशन, कि किसी भी वाइब्रेटरी मोशन का इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स मूव करना या टू एंड फ्रो मोशन करना, वो क्या कहलाता है, डैम्प ऑसिलेशन कहलाता है। अच्छा देखिए इस सिंपल पेंडुलम को आप यहाँ पर देखें, सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या हो रहा है, ये दो डायग्राम में रेस कर देता हूं। देखिए सिंपल पेंडुलम को जब यहां से मूव करवाया गया, तो सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, यहाँ पर मुसलसल इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। अच्छा देखिए जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। देखिए सिंपल पेंडुलम मैकेनिकल एनर्जी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो ये सिंपल पेंडुलम है मूव करते करते क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब डैम्प हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसकी ये मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से कन्वर्ट हो गई किसी और एनर्जी के अंदर। इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इस पेंडुलम के पास मैकेनिकल एनर्जी थी, तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो मूव करते करते जब फ्रिक्शन थी तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, रुक गया, और उसकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसी और एनर्जी के अंदर। तो यही आपके पास डैम्प ऑसिलेशन है, कि किसी भी सिस्टम का ऑसिलेशन मोशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स या इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन आर कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डैम्प ऑसिलेशन कहलाता है। अच्छा अगर हम इसकी दो एक सिनारियो देखें, एक आपके पास है आइडियल केस और हम एक देखते हैं रियल केस के अंदर क्या होता है। अच्छा देखिए अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो आइडियल केस के अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो या वाइब्रेटरी मोशन कर रही है तो उसके दरमियान में हम कह रहे फ्रिक्शन तो जाहिर सी बात होती है। आइडियल केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि उसके जो बीच में से हम फ्रिक्शन को या रेजिस्टिव फोर्स को निकाल देते हैं। तो फिर देखें आपके पास क्या होगा, जब इससे सिंपल पेंडुलम के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है और हम इसके बीच में से हम कहते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल पेंडुलम हमेशा के लिए क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मतलब डैम्प नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, हमेशा के लिए इस तरह कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा। तो ये हम आइडियल केस में कंसीडर कर रहे हैं कि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है और ये मुसलसल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन मौजूद होती है। देखिए आपके सामने एक एनिमेशन वीडियो चल रही होगी, उसके अंदर देखिए दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा होगा, एक स्प्रिंग आपको ब्लू कलर के अंदर नजर आ रहा होगा। जो ब्लैक कलर का स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है, मुसलसल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो हम ये कंसीडर करते हैं जो ब्लैक कलर का स्प्रिंग है उसके दरमियान कोई भी फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो जब कोई भी फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो उसकी वजह से जो ब्लैक स्प्रिंग है वो मुसलसल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, डैम्प नहीं हो रहा, स्लो नहीं हो रहा। ये हम आइडियल केस में कंसीडर कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर इस तरह नहीं होता। तो उसके बिल्कुल बराबर में देखें आपके पास एक ब्लू कलर का स्प्रिंग भी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। तो वहां पर हमने ये कंसीडर किया ब्लू स्प्रिंग के अंदर कि उसके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है या कोई ऐसी फोर्स मौजूद है कि उससे रोक रही है या उसकी मोशन को कुछ टाइम बाद स्लो डाउन कर रही है। तो ब्लैक वाली आपके पास सिंपल जो है, सिंपल मोशन है, और जो आपको ब्लू कलर के अंदर स्प्रिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है वो आपकी क्या कहलाती है, डैम्प ऑसिलेशन कहलाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन उसके बीच में मौजूद है
और कुछ टाइम मूव करने के बाद बिल्कुल इस तरह वो स्लो होता जा रहा है। तो आपकी बुक के अंदर डैम ऑसिलेशन की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी गई है, जो आपके पास है शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक जो एब्जॉर्बर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमोबाइल या कार्स वगैरह या बाइक्स वगैरह के अंदर आपके पास लगा हुआ होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप इसे जंप भी कह सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स या कार्स वगैरह के जंप होते हैं। अब देखिए वो किस तरीके से आपके पास डैम ऑसिलेशन करता है। देखें, पहले आप समझे कि बना हुआ किस तरीके से है। ये आपके पास एक स्प्रिंग, जाहिर सी बात है, जो जंप है उस पर क्या लगा हुआ होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है। और ये इसकी नीचे बॉडी है, और ये क्या है, इसकी कंप्लीट इस तरह बॉडी बनी हुई है। और इसका जो अपर एंड है वो कार की बॉडी के साथ अटैच होगा, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो पिस्टन है, वो नीचे वाली बॉडी के साथ क्या होगा, अटैच हुआ होगा। तो अब देखें, उसके बीच में जो जंप या शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसके अंदर एक ऑयल डलता है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या एक ऑयल डाला हुआ है। अब देखें, जब भी गाड़ी मूव कर रही है या खड्डे वगैरह आए या कोई बम्प आया, तो गाड़ी वहां पर क्या होगी, इस तरह खड्डे में लगेगी या उस जंप के ऊपर जब इस तरह लगेगी, तो यहां से जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये शॉक ऑब्जर्वर इस तरह अप एंड डाउन मूव करेगा, जब ब्रेक लगेगी या जंप के ऊपर वो जाएगा, तो इसके अंदर क्या मौजूद है, ऑयल। तो मूव करने की वजह से उसके अंदर जो मूव मोशन होगी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये ऑयल हीटअप होगा, और उसकी मैकेनिकल एनर्जी, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी के अंदर आ जाएगी। तो एनर्जी क्या हुई, मैकेनिकल से कहां पर कन्वर्ट हुई, या ट्रांसफर हुई हीट एनर्जी में। और वो एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से उसकी मतलब कि फ्रैक्शन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, तो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से वो इस तरह एक दो बार अप एंड डाउन होने के बाद उसकी मोशन क्या हो जाएगी, डैम्प हो जाएगी। तो ये एग्जांपल आपके पास किसकी थी, डैम्प ऑसिलेशन की एग्जांपल थी। तो रियल वर्ल्ड के अंदर ये कहां पर यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स या कार वगैरह के अंदर ये जो है शॉक ऑब्जर्वर यूज हो रहा होता है। जिससे हमारा क्या फायदा है कि जब भी एकदम जंप लगेगा तो हमें इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा, वो डैम्प ऑसिलेशन की वजह से एक बार अप एंड डाउन होने की वजह से बिल्कुल इस तरह स्लो हो जाएगा, और बिल्कुल स्मूथली जो ऑटोमोबाइल है वो वहां से मूव कर जाएगी। तो ये आपके पास शॉक ऑब्जर्वर इसकी एग्जांपल थी, और डैम्प ऑसिलेशन की ये कंप्लीट डिटेल थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन का एक ग्राफ भी बनता है। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, और हम ये भी देखेंगे कि ग्राफ हमें क्या बताता है डैम्प ऑसिलेशन के बारे में। अच्छा, अब देखें, जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, और इसका जो x एक्सिस है उसके ऊपर हम क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं। अब देखें, स्टार्टिंग में डैम्प ऑसिलेशन क्या थी, जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, फॉर एग्जांपल हम पेंडुलम की एग्जांपल ही लेते हैं, तो वो क्या करती है, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन। स्टार्टिंग में जो पेंडुलम है वो बहुत ही स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा तय हो रहा होगा, और जो आपके पास है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है, और उसकी जो वाइब्रेशन है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डैम्प ऑसिलेशन क्या था कि स्टार्टिंग में जब वो स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो फ्रैक्शन उसको आस्ता आस्ता क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, वो उसे आस्ता आस्ता कोशिश कर देती है उसकी स्पीड को। तो जाहिर सी बात है, जब उसकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जब फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो उसकी वाइब्रेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये देखिए, ग्राफ हमें यही बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उस तरह उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगी, कमी आना शुरू हो जाएगी, और एक एंड पे जाकर वो मूव करना बंद कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंडुलम है, ये आपके पास एक पेंडुलम है, जब हमने यहां से डिस्प्लेस किया
तो स्टार्टिंग में इस तरह तेजी से मूव कर रहा है, जब वो तेजी से मूव कर रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, ज्यादा है। तो आस्ता आस्ता क्या करता जाएगा, रुकता चला जाएगा। स्टार्टिंग में वो फास्ट मूव करेगा, तो जब फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करेगी तो मूव करते 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 आस्ता आस्ता वो क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और जैसे ही टाइम गुजरता गया तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो कम होती चली गई। तो इस तरह हमारे पास एक डैम ऑसिलेशन का ग्राफ बनता है। तो उम्मीद है कि डैम ऑसिलेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये हमारे लेक्चर कंप्लीट हुए, जितने भी टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 10 जर्नल वेव प्रॉपर्टीज के, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पर इसके जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स और इसके सेल्फ असेसमेंट और इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।